के चुनावी संग्राम में किताब बम का एक बड़ा धमाका हुआ है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, कोटेड किताब बम का एक बड़ा धमाका हुआ है। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनावी संग्राम से ठीक पहले, या कहें तो चुनावी संग्राम तो चल ही रहा है, नतीजे और उससे पहले, मतदान से पहले, ठीक पहले, जिससे फिलहाल बीजेपी के नेता काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि एनसीपी शरद गुट के नेता और राज्य के यानी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की एक किताब आई है और किताब का नाम है डायरी ऑफ अ होम मिनिस्टर। जी हां, ये देख लीजिए किताब, अनिल देशमुख, डायरी ऑफ अ होम मिनिस्टर। ये सत्ता, साजिश और सच्चाई, एक गृह मंत्री की संघर्ष गाथा, ये किताब है। और इस किताब में बहुत ही सनसनीखेज खुलासे हुए हैं जिनसे बीजेपी मुश्किलों में पड़ गई है। आप ये तय मानिए कि बीजेपी की मुश्किलें यहां से बढ़ गई हैं। अनिल देशमुख ने बताया है इस किताब में कि किस तरह देवेंद्र फडणवीस, जो उप मुख्यमंत्री हैं इस वक्त महाराष्ट्र के, उन्होंने देशमुख के जरिए यानी अनिल देशमुख के जरिए आदित्य ठाकरे, अजित पवार जैसे बड़े नेताओं को फंसाने की कोशिश की, जबकि वो ये देखकर चौंक गए कि अजित पवार बीजेपी के साथ सरकार में हैं, फिर भी उन्हें फंसाने के लिए तैयारी की गई थी। इसी तरह आदित्य ठाकरे को दिशा सालियान केस में भी फंसाने की साजिश रची गई थी। इन खुलासों के बाद अब महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल मच गई है, क्योंकि एक तरफ यह साबित हो गया है कि शिवसेना को तोड़ने के बाद भी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के असर का डर बीजेपी को लग रहा था। और इसका मतलब यह है कि वो एकनाथ शिंदे पर भरोसा नहीं कर रही है, बल्कि वहीं पर अजित पवार को फंसाने की बात भी जाहिर करती है कि अजित पवार को किसी न किसी तरह किसी बात पर सरकार से बेदखल करने का इंतजाम बीजेपी ने किया हुआ है। यानी यहां अजित पवार को भी बाहर कर दें, शिंदे को भी बाहर कर दें, जब तक मलाई खाना है खा लें, उसके बाद दोनों को बाहर कर दें और खुद सत्ता पर काबिज हो जाएं। ये पूरी की पूरी रणनीति, और इस किताब में ये सारी चीजें सामने आ रही हैं जो लिखा है अनिल देशमुख ने, एक होम मिनिस्टर की डायरी। महायुति यानी एनडीए, अब एनडीए कह सकते हैं क्योंकि और भी इसमें कई दल मिलने वाले हैं, तो लेकिन फिर भी अगर महाराष्ट्र का नाम है तो महायुति कह लें। महायुति में वैसे ही सीट बंटवारे को लेकर आप जान रहे हैं कि सहमति नहीं बन पा रही है। लगभग 100 सीटों पे, जी हां 100 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है महाराष्ट्र में महायुति में, जिसमें बीजेपी है, जिसमें एनसीपी अजित पवार गुट है और जिसमें शिवसेना शिंदे गुट है। और इस पर अनिल देशमुख की इस किताब से जो हंगामा खड़ा हुआ है, क्या बीजेपी उसे शांत कर पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। वैसे भी इस बार महाविकास अघाड़ी के हौसले 7वें आसमान पर हैं, यानी इंडिया गठबंधन कह सकते हैं, और उसे यकीन है कि लोकसभा जैसा ही नतीजा विधानसभा में भी मिलेगा। आदित्य ठाकरे ने तो उसे महाराष्ट्र प्रेमी बनाम महाराष्ट्र द्रोही का मुकाबला करार दे दिया है। आइए जरा सुनते हैं पहले आदित्य ठाकरे को, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ कहा है इसी मसले पर सुनिए। शिवसेना के एकनिष्ठ विधायक रह चुके 2 बार। एक तरफ अभी उनकी तालीम में केशवरप्पा पाटिल तैयार हो चुके हैं पॉलिटिक्स के लिए, और अभी उनके अगेंस्ट में उनकी वैशाली देवी बिल्कुल जीतेगी। और ये जो लड़ाई है, जो चुनाव है, वो महाराष्ट्र प्रेमी वर्सेस महाराष्ट्र द्रोही, ये लड़ाई है। पिछले 2 साल में आपने देखा होगा तो एकनाथ शिंदे ने और बीजेपी ने महाराष्ट्र को जो लूटा है वो लूट रोकने के लिए लड़ा है। महाविकास आघाड़ी की जो लिस्ट है उसमें बदलाव हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो सुन रहे थे आप, यहां पर आदित्य ठाकरे साफ साफ कह रहे हैं ये लड़ाई महाराष्ट्र प्रेमी बनाम महाराष्ट्र द्रोही है। यानी महाराष्ट्र प्रेमी जो है वो किसके साथ है और महाराष्ट्र द्रोही जो है वो किसके साथ है। आपको बता दूं कि मुंबई की जो वर्डली सीट है वहीं से आदित्य ठाकरे के मुकाबले किसे उतारा जाए, इसे लेकर एनडीए परेशान है। चर्चा है कि मिलिंद देवड़ा यहां से एनडीए के उम्मीदवार बन सकते हैं। यानी ठाकरे गुट की शिवसेना का दबदबा अब चुनाव में नजर आने लगा है। और इधर आज कांग्रेस की सीईसी की एक अहम बैठक महाराष्ट्र को लेकर चल रही है, और जिसमें कुछ और उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई जाएगी, क्योंकि कल देर शाम महाराष्ट्र में 48 सीटों पर मुहर लग गई। 48 उम्मीदवार खड़े कर दिए गए। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से 45 उम्मीदवार एनसीपी शरद गुट से खड़े किए गए। और आज जो चर्चा चल रही है, इस चर्चा में अभी और मुहर लगना बाकी है। 85 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 85 सीटों पर एनसीपी शरद पवार गुट और 85 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट, ये तीनों अपने अपने उम्मीदवारों
उम्मीदवारों को उतारेंगे, उसके साथ साथ बची हुई 18 सीटें अपने सहयोगियों को और उसके अलावा बची हुई जो 15 सीटें हैं उस पर आपस में हो सकता है कि 5-5 सीटें तीनों बांट ले तो 90-90 सीटें हो जाएंगी, या हो सकता है कमोबेश किसी को आगे किसी को पीछे सीटें दी जाएंगी। इस बैठक में राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं, आप तस्वीर देख सकते हैं। जबकि आज दिन में राहुल गांधी उत्तम नगर, दिल्ली के उत्तम नगर में कुम्हारों की बस्ती में पहुंचे और उनसे उनके जीवन की कठिनाइयों के बारे में जानकारी जाना भी राहुल गांधी ने। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, उत्तम नगर की तस्वीरें हैं, यहां पहुंचे थे राहुल गांधी और वहां के कुम्हारों की बस्ती में। और बहुत मजेदार है ये तथ्य यहां पर जानना कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ठीक 2 दिन पहले रूस के कजान शहर में चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे थे, शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ यहां राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष उन कुम्हारों से मुलाकात कर रहे हैं जो अभी अपने दिए को बेचने के लिए और पाई इकट्ठा करने के लिए मोहताज हैं। और यही स्थिति कमोबेश, आप अगर मुंबई के रहने वाले हैं तो आप कहीं और दूर मत जाइए, आप वहीं चले जाइए जिस बस्ती को अदानी के हवाले करने की कोशिश हो रही है, वहां भी यही काम होता है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम आप जानते हैं, तो वहां से लेकर यहां तक की परिस्थितियां। लेकिन इसी बस्ती में जहां राहुल गांधी आज थे, उसी बस्ती में एक नाई की दुकान पर यानी हेयर सैलून पर राहुल गांधी पहुंचे और वहां ट्रिमिंग करवाई राहुल गांधी ने। पहले इस वीडियो को देखते हैं। राहुल गांधी ने वहां पहुंचकर और इसके बाद एक वीडियो जारी किया है। हेयर सैलून में पहुंचने के बाद जब ट्रिमिंग करवाई है उसका वीडियो राहुल गांधी ने शेयर किया है, वो पहले देख लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए। कुछ नहीं बचता है, 15,000 में आज क्या बचे? कुछ नहीं बचे। क्या घर का किराया कितना? घर का किराया 2,500 रुपए, 2,500 रुपए टेम्पल मिलते हैं, तो किराया चले जाते हैं। और वाइफ भी है? वाइफ नहीं, वो आज की स्टूडेंट है। पेंशन काफी ले रहे हो आप? हमारे घर 1 महीने में पूरा 15,000 रुपए का होता है, दुकान किराए का, कमरा किराए का। जब पहले आए थे क्या सोच रहे थे? अरे जब आए थे तो आगे भविष्य हमारा काफी से मेहनत करेंगे, लेकिन ये कहीं रह गया हम। आपके राज में हम लोग बहुत कुछ सुकून था कांग्रेस के राज। क्या करें, हम लोग का तरक्की नहीं हो पाता, हम लोग यही कहीं रह जाएंगे, बस एक ढंग का घर में रह जाएगा। कुछ भी नहीं, मेहनत अभी आए रात 11 बजे जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलता। हम लोग का क्या करें, हम लोग का जिंदगी यूं ऐसे कट रहा है, बस हम लोग आगे तरक्की नहीं कर पाए। बच्चों का भविष्य अधर्म है। हम डिसेबिलिटी पर्सन है, हम पैर से दिव्यांग हैं। हम जैसे गरीब आदमी को हमें कोई सहारा देने वाला तो है इस दुनिया में। आजकल कौन किसको ढूंढता है। राहुल जी से मिलके बहुत बड़ा खुशी मिला है और मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला है। तो राहुल जी से मिलके बहुत बड़ी खुशी मिली है, बहुत सुकून मिला है, ये बात कह रहे हैं जिनके दुकान पे पहुंचे थे राहुल गांधी। इसके बाद इसी दुकान पर हमारी टीम पहुंची, हमारे संवाददाता इकरार खान यहां पहुंचे और इन्हीं से बातचीत की। इकरार खान ने क्या कुछ अपनी टीम को, यहां डीबी लाइव की टीम को इन्होंने बताया है, जरा ये भी सुन लेते हैं। राहुल गांधी से मिलने के बाद जो चर्चा हुई और आज दिन भर ये चर्चा में बने रहे, जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं डीबी लाइव से। क्या नाम है आपका? अजीत ठाकुर। अजीत जी, ये बताइए, सुबह राहुल गांधी पहुंचे यहाँ जी और आपकी दुकान पर वो रुके, तो इस दौरान आपकी क्या बात हुई और क्या क्या उन्होंने करवाया आपसे? सर, मैं बाहर खड़ा थे, राहुल गांधी जी आज जा रहे थे और रुके, अचानक से रुके, आए, हाथ मिलाए और उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो। मैंने कहा सर मेरा हेयर कटिंग की शॉप है। उन्होंने कहा कि आप मेरा दाढ़ी का सेटिंग करोगे? मैंने कहा ज़रूर करेंगे। वो अंदर आए, उनका सेटिंग मतलब दाढ़ी सेटिंग की है। उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें पूछे, ये आपका दुकान किराए का है या अपना है? मैंने कहा सर किराए पे है। मकान भी किराए का है। कितने साल से रहते हो? मैंने कहा सर मैं सर 1993 में दिल्ली में आया था, जब से मैं यहीं रहता हूँ, पीछे से मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ये सब बातें हुई थी। पूछे क्या कमा लेते हो? मैंने अपना बताया, मैं जितना कमाता हूँ बताया उनको। उन्होंने बहुत सारी बातें मेरे से पूछे, बताए। उसका मेरा परिवार के बारे में पूछे और उन्होंने जो दाढ़ी सेटिंग करी थी, मेरा मिनिमम प्राइस 50 रुपये का था, उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए और मुझे उन्होंने बोले कि जो हो सकता है हम आपकी हेल्प करेंगे। इतनी सारी बातें बता के मुझे हो गए। तो मतलब आपको कैसा लगा? आप पहचान गए थे राहुल गांधी को? राहुल गांधी को हम क्यों नहीं पहचानेंगे? उनका काफ़ी दिनों से देश में उनके परिवार ने काम किया है।
और अच्छे इंसान है, उनको देख के मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे आँख से आंसू भी आ गए, वो भी खुशी के आंसू। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अच्छा, इतने भावुक हुए? बिल्कुल, मैं रोक नहीं पाया। और उनका फिर सेविंग वेविंग करने के बाद फिर वो मिलके फिर गए हो। तो आप भावुक क्यों हुए थे? क्या चीज़ आपको याद आ गई? इतने बड़े आदमी और छोटे से मोहल्ले में आके निचले तबके जो सबसे नज़दीकी पायदान पे है उनसे मिलना, ये छोटी बात नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में टॉप लीडर, आजकल कोई सांसद बन जाए तो दूसरे को मिलने को राजी नहीं होता अपने घर में। वोट लेने के बाद हम आपको पहचानते नहीं, इतने बड़े नेता आके मिलते हैं तो कोई छोटी बात थोड़ी होता है। हम भविष्य में सपने में नहीं सोचा था कि हमारी मुलाकात कभी राहुल गांधी से होंगे, कभी नहीं। तो जो बाकी नेता हैं वो निचले तबके के लोगों से नहीं मिलते, राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं। आज आपकी उनसे मुलाकात हुई, मैं बहुत खुश हुआ। पिछले महीने इनको 6 महीने से मैं देख रहा हूँ ये भारत जोड़ो यात्रा, ये बाहर इतनी लंबी लंबी दूरी का जो गए हैं, लोगों से जुड़ा, मैं इनको जननायक मानता हूँ। इस तरीके से अगर घर घर जाके आदमी से मिले और सबका हाल चाल जाने, इससे देश का और क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया आदमी है। तो अचानक सुबह के टाइम किस समय पहुंचे थे वो यहाँ? वही तकरीबन मॉर्निंग में 8 बजे। अच्छा, 8 बजे? 8 बजे आए थे। हाँ, तो आए और चलते हुए सबसे मिलते गए यहाँ कॉलोनी में, सब लोग सबसे मिले। तो आप सुन रहे थे यहाँ राहुल गांधी से मुलाकात और राहुल गांधी की ट्रिमिंग करने के बाद जब हमारी टीम पहुंची तो हमारी टीम से जो बातचीत हुई है इनकी, और अभी आपने सुन लिया। और यहाँ से राहुल गांधी की ये राजनीति अब आश्चर्य नहीं जगाती है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी लगातार ऐसे तबकों के बीच पहुंच रहे हैं जिनसे हुनर की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन उन्हें वो सम्मान और समाज में जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे जो हुनर वाले लोग हैं इनके बीच कम से कम राहुल गांधी या राहुल गांधी सरी के लोग पहुंचें और उनके हुनर का सम्मान करें। ये सबसे बड़ी चीज़ है और इसके वो हकदार भी हैं, आप जानते हैं। इन कामगार तबकों के लिए राहुल गांधी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और संविधान की रक्षा के वचन को पूरा कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी राहुल गांधी को लेकर लगातार गलत बयानी करती रही है, जिसका जवाब अब शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी दिया है। आइए जरा प्रियंका चतुर्वेदी को सुन लेते हैं। पिछले दिनों प्रियंका चतुर्वेदी को काफी ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन आज प्रियंका चतुर्वेदी ने राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। एक बयान आया कल, कहा कि राहुल गांधी ने जो आरक्षण को लेकर बयान दिया था कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, वही भूमिका बाबा साहेब अम्बेडकर की भी थी कि जब सब सही हो जाएगा तो आरक्षण नहीं होना चाहिए, सब एक जैसा। उसको लेके काफी विवाद हो रहा है और फिर अब फिर से नाना का एक बयान आया कि राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है। देखिए, मैंने नाना पटोले जी का बयान सुना नहीं है, पर राहुल गांधी जी का बयान जो अमेरिका में था और जिस तरीके से एक एडिटेड वर्जन देश में फैलाने का काम किया था वो अनफॉर्चुनेट था। पर स्पष्ट तो ये है कि आरएसएस हमेशा कहती आई है कि आरक्षण खत्म करने की जरूरत है, और ये भी सच्चाई है कि जब ये 400 का नारा पार की बात कर रहे थे, इनके कितने सारे उम्मीदवारों ने आकर कहा था आप हमें 400 से ज्यादा सीट देंगे तो हम आरक्षण को खत्म करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यही तो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस तरीके का ध्रुवीकरण करें, आरक्षण खत्म करें, संविधान को खत्म करें, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों को खत्म करें। यही इनकी सोच है, यही इनकी उम्मीद है, यही आरएसएस की मांग है उनसे। तो दूसरों के ऊपर ये थोपना मैं मानती हूं कि गैर जिम्मेदाराना है और एक डेस्परेशन दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि जो जानते हैं कि महाविकास अघाड़ी की जीत होने वाली है और उन मुद्दों पे होने वाली है जो महाराष्ट्र के हित में है, जनता के हित में है, इसलिए वो इस तरीके का भ्रम फैलाने का काम कर। तो आरक्षण का मसला हो या राहुल गांधी का मामला हो या इंडिया गठबंधन की बात हो, यहां इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट दिखाई दे रहे हैं। ये लगातार आप देख रहे हैं। बीजेपी तो लगातार महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन में फूट के दावे करती आई है, लेकिन शिवसेना नेता अगर राहुल गांधी के बचाव में बयान देते हैं तो सारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, चाहे संजय राउत हो या प्रियंका चतुर्वेदी हो, ऐसे तमाम नेता हमेशा राहुल गांधी के सामने खड़े, उनके साथ खड़े नजर आते हैं। बीजेपी की इस पोल खोल में चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और किस तरह किताब बम के धमाके में खुद को बीजेपी बचा पाएगी, इन तमाम मसलों पे चर्चा करेंगे आज। और सबसे बड़ी बात कि देश की सियासत से बड़ी खबर क्या आ रही है, और इस खबर में एक बात और जोड़ दूं कि परसों यानी 27 तारीख को नीतीश कुमार ने अपने सांसदों को, विधायकों को अचानक मीटिंग पे बुला लिया है। उसके क्या मायने हैं? नीतीश कुमार उधर बिहार में
और उन्होंने अपने सांसदों विधायकों को मीटिंग पे बुलाया है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है उधर बिहार में? हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है नहीं हो, मर्जी है नीतीश बाबू की, जब चाहे इधर हो या उधर हो। लेकिन महाराष्ट्र से लेकर देश की सियासत पे क्या कुछ हो रहा है,